हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 3 का भाग 5, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मासिक चक्र किसे कहते हैं। मासिक चक्र को हम आवर्त या आवृत चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इसका एक नाम और है जिसे हम मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम मासिक धर्म है, या फिर हम इसे मासिक चक्र या आवृत चक्र कह सकते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए जानते हैं हम मासिक चक्र क्या होता है। तो जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, जो जनन काल प्रारंभ होता है वो कब होता है, 12 से 13 वर्ष की आयु में हो जाता है, ठीक है। फीमेल में 12 से 13 वर्ष की आयु में जनन काल प्रारंभ हो जाता है। जनन काल का मतलब उनमें अंडोत्सर्ग का निर्माण होना, ठीक है। वो क्या, अंडोत्सर्ग का निर्माण होना, अंडाणु का निर्माण होना और अंडोत्सर्ग का, अंडे का अंडोत्सर्ग होना, ठीक है। तो ये सब कहलाता है जनन काल। जैसे मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 12 से 13 वर्ष की आयु में जो हमारी फीमेल होती हैं वो माँ बनने के योग्य हो जाती हैं, ठीक है। तो जब उनमें जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ठीक है, तो वह अंडोत्सर्ग की क्रिया ही हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। यह कैसे होती है, आइए हम एक डायग्राम की सहायता से जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका चित्र बना लेता हूँ। ये होते हैं हमारे अंडाशय में अंडाणु, जो क्या करते हैं, अंडाणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये होती है हमारी यौन द्वार बोलते हैं, जिसे हम, ये हमारा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। ये गर्भाशय कहलाता है। और ये भाग अंडाशय कहलाता है, जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये नलिका हमारी क्या कहलाती है, फैलोपियन नलिका। ये होते हैं इसके भाग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये वाला भाग थोड़ा बड़ा हो गया है, इसे छोटा कर देता हूँ।
अभी भी बड़ा ही लग रहा है, चलो रहने देते हैं ऐसे, बस खाली समझ लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, जब फीमेल या गर्ल्स बोले तो वो 12 से 13 वर्ष की आयु में की हो जाती हैं, तब उनमें जनन काल प्रारंभ हो जाता है। वो जनन काल मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है उनमें कि जो हमारा अंडा से होता है वहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और अंडाणुओं का निर्माण होने के बाद वो क्या करता है, फैलोपियन नलिका में जाता है। फैलोपियन नलिका में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हुआ और वो अंडाणु का निर्माण होने के बाद में वो क्या करता है, इसकी सहायता से फैलोपियन नलिका में आ जाता है, ठीक है। फैलोपियन नलिका में आने के बाद क्या करता है, जैसे ही हम इसमें शुक्राणुओं का निवास कराएंगे या शुक्राणुओं को भेज देंगे, तो शुक्राणु क्या करेंगे, फैलोपियन नलिका में पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे ही एक शुक्राणु इस फैलोपियन नलिका में पहुंचेगा तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसमें या निषेचन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अंडाणु के पास कोई शुक्राणु पहुँच गया तो तब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या निषेचन हो जाएगा, ठीक है। निषेचन होने के बाद यह अंडाणु कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। जो गर्भाशय की ये वाली दीवार है यहाँ पर आकर रोपित हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर इस शुक्राणु ने अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया या निषेचन कर लिया। निषेचन होने के बाद वह क्या करेगा, निषेचन होने के बाद वो गर्भाशय की दीवार से रोपित हो जाएगा। रोपित का मतलब चिपक जाएगा। जैसे ही अंडाणु ने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया, अब ये अंडाणु क्या करेगा, आगे चलेगा, आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इस वाली गर्भाशय दीवार से रोपित हो जाएगा। रोपित होने के बाद इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होगा, और प्लेसेंटा का निर्माण होने के बाद इस अंडे में युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद वो क्या करेगा, भ्रूण में परिवर्तन हो जाएगा। भ्रूण में परिवर्तन होने के बाद भ्रूण में वृद्धि होती रहेगी, वो शिशु में बदल जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। और जो हमारा प्लेसेंटा होता है, जैसे कोई शिशु होता है, शिशु की नाभि में एक नलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो शिशु की नाभि और गर्भाशय से जुड़ी रहती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। उसका कार्य होता है शिशु को भोजन देना, ठीक है। शिशु को पोषण प्राप्त कराना उसी प्लेसेंटा का काम होता है। तो बाय द वे, अगर यहाँ पे ये तो होगी हमारे शिशु का निर्माण कैसे होता है। बाय द वे यहाँ पर जो हमारा ये अंडाणु है, जो हमारा अंडा है, ये वो फैलोपियन नलिका तक आ गया और हमने इसमें क्या किया, शुक्राणुओं को प्रवेश नहीं कराया, ठीक है। यानी शुक्राणुओं का प्रवेश नहीं कराया, फिर करा भी दिया तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए वो शुक्राणु, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है। अंडाणु क्या है, अपने फैलोपियन नलिका में आके वेट कर रहा है किसी शुक्राणु का, लेकिन वहाँ पे शुक्राणु नहीं पहुँच पाया तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। तब क्या होगा, तब यह वेट कर करके अंडाणु क्या करेगा, अकेला ही कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। और गर्भाशय में आने के बाद जो ये गर्भाशय की दीवार हैं वो क्या करेंगी, खंडित होने लग जाएंगी, मतलब टूटने लग जाएंगी। जैसे ही ये दीवारें टूटेंगी और जैसे ही ये गर्भाशय की दीवार क्या करेंगे, टूटेंगी, तो टूटकर गर्भाशय से बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो जब यह बाहर निकलेंगी तब क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। उस टाइम को हम पीरियड्स बोलते हैं। तब क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है। तो उस ब्लड के रिलीज होने के साथ साथ अंडा भी या अंडाणु भी ब्लड के साथ रिलीज हो जाता है,
क्या करता है ये, जब इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पीरियड्स के समय ब्लड रिलीज होता है, उस समय क्या करता है ये अंडाणु भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोबारा से गर्भाशय की दीवारों बनती हैं या मरम्मत होती है, उसके बाद दोबारा से अंडाणु का निर्माण होता है, फिर उसके बाद यही प्रक्रिया चलती है। ठीक है, फिर से वही अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाणु फैलोपियन नलिका में गया, अगर वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, तो वो शिशु का निर्माण कर देगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ किसी कारणवश तो फिर से वो गर्भाशय में आ जाएगा, गर्भाशय की दीवार टूट जाएगी, टूटने के बाद फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे पहले महीने इस वाले अंडाशय ने अंडाणु का निर्माण किया, तो दूसरे महीने जो जैसे ही नेक्स्ट महीना होता है अगले मंथ, तो उस टाइम पे ये वाला अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, ये करेगा। अब उसके अगले महीने ये रेस्ट करेगा, ये अंडाणु का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा। तो ऐसे करके इनमें प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, एक महीने वो करता है, एक महीने ये करता है। तो ये तो थी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लिखते हैं, तो लिखिए, हेडिंग आ रही है मासिक चक्र या आवर्त चक्र। इसमें लिखेंगे स्त्री में जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। मतलब यह प्रक्रिया कब तक चलती है, 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। जब किसी फीमेल की 45 से या 50 वर्ष की आयु हो जाती है तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है या समाप्त हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे हम, जनन काल प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। जैसे ही जनन काल शुरू होता है उसी टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा ऋतुस्राव, मतलब ब्लड जो होता है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लीडिंग बोलते हैं जिसे, ब्लीडिंग होना, या फिर पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। तथा जनन काल के समाप्त होने पर यह भी समाप्त हो जाता है। जो हमारी ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड रिलीज होता है बॉडी से, तो वो भी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कब, जब जनन काल समाप्त हो जाता है, तब 45 से 50 वर्ष की आयु में ये सब कुछ बंद हो जाता है। ना ही ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ना ही आवर्त चक्र, ना ही अंडोत्सर्ग, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद लिखेंगे, जनन काल में प्रतिमाह अंडाशय में एक अंडाणु का अंडोत्सर्ग होता है। जो जनन काल होता है उसमें जो अंडाशय होता है, अंडाशय में प्रत्येक माह मतलब एक महीने में एक बार अंडाणु का निर्माण होता है या अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद है, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका में आता है जहाँ पर निषेचन होता है। और जैसे ही अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा वो कहाँ पहुँचेगा, फैलोपियन नलिका में पहुँचेगा। फैलोपियन नलिका में क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा या निषेचन होगा। उसके बाद है, निषेचन या अंडा शिशु में विकसित हो जाता है। जो यहाँ पे फैलोपियन नलिका में जो निषेचित अंडा होता है वो किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है या शिशु में बदल जाता है। यदि अंडाणु का निषेचित नहीं हो पाता, यदि कोई अंडाणु है जिसका निषेचन नहीं हो पाया, मतलब फैलोपियन नलिका में उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, निषेचन नहीं हो पाया, तो कार्पस ल्यूटियम, जो हमारी कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है। एक ये पदार्थ है, ये हार्मोन समझ लो इसे, जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम, ये समाप्त होने लगता है। इसके साथ साथ हमारी जो गर्भाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन का निर्माण होता है या रिलीज होते हैं। तो वो दोनों हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होना बंद हो जाएगा। मतलब इन दोनों हार्मोन का स्राव होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या होता है, उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी गर्भाशय में। कमी होने के बाद में जो गर्भाशय की भित्ति होती हैं, जो गर्भाशय की दीवार हैं, ये जो गर्भाशय की दीवार हों, उनमें क्या होता है, खंडन होना स्टार्ट हो जाता है या वो टूटने लगती है और रुधिर स्राव शुरू हो जाता है। और क्या होता है, रुधिर स्राव शुरू हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसी रुधिर स्राव के साथ जो अंडा भी बाहर आ जाता है और जो हमारा रुधिर स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसी के साथ साथ अंडा भी क्या हो जाता है, गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसी को ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं। जो यही प्रक्रिया है हमारी क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। सामान्य आवर्त चक्र या मासिक चक्र की अवधि 26 से 28
दिन तक होती है। जो हमारी सामान्य जो आवर्त चक्र होता है, जो मासिक चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो सामान्यतः कितने दिन की होती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऋतुस्राव चक्र की प्रमुख घटनाएं। जो हमारा मासिक चक्र है उसकी प्रमुख घटनाएं देखेंगे हम। जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल यह है, इसकी घटनाएं देखेंगे, प्रमुख घटनाएं कौन सी होती हैं। तो इसकी प्रमुख घटनाएं, ठीक है। तो इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखेंगे हम। नंबर 1 पे क्या होता है, 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे हम, सॉरी आवर्त चक्र नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम ऋतुस्राव। ऋतुस्राव मतलब जो ब्लीडिंग का होना, ठीक है। जो हमारी ब्लीडिंग होती है, ब्लड रिलीज होता है, वह इस प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऋतुस्राव कहलाती है। ऋतुस्राव की प्रमुख घटनाएं, ठीक है। जो हमारा ऋतुस्राव होता है उसकी प्रमुख घटनाएं देखेंगे, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। नंबर 1 पर 1 से 5 दिन, ठीक है। जब हमारा पहला 1 से 5 दिन होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव मतलब ब्लड रिलीज होता है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, वो होता है 1 से 5 दिन। अधिक ज़्यादातर जैसे फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, 1 से 5 दिन में वैसे तो ख़त्म हो ही जाता है ब्लीडिंग रिलीज होना, लेकिन कभी कभी क्या होता है 6 या 7 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 से 13वें दिन क्या होता है हमारा, नंबर 2 पे 5 से 13 दिन, 5 से 13 दिन में क्या होता है, जो अंडाशय होता है वहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अंडाणु का निर्माण होने के बाद, ठीक है, उनका उसका परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब वह पूरी तरह से पक जाता है या पूरी तरह तैयार हो जाता है अंडाशय में अंडाणु का बनना, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा जो गर्भाशय होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इनकी मरम्मत हो जाती है, ठीक है। जैसे जो टूट जाती है ना, जो खंडन हो जाता है इनका, तो वो उनकी क्या हो जाती है, मरम्मत हो जाती है, दोबारा से बन जाती हैं। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट नंबर 3 पे 14वें दिन। 14वें दिन क्या होता है, हमारा अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है। जो हमारा अंडाशय है, यहाँ पे अंडाणु बना, यह अंडाशय से बाहर निकलेगा और फैलोपियन नलिका में पहुँच जाएगा। कौन से दिन, 14वें दिन। मतलब 14वें दिन तो कुल मिला के ये यह कहेंगे कि 14वें दिन यह अंडाशय से, मतलब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, उस पर है 15 से 16वें दिन। 15 से 16वें दिन क्या होगा, जो हमारा अंडाणु है, जो हमारा क्या हुआ था, अंडाशय से बाहर निकल गया था, वह अब कहाँ आ जाएगा, फैलोपियन नलिका में आ जाएगा। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वो तैयार हो जाएगा फैलोपियन नलिका में जा कर के। उससे अगला पॉइंट है हमारा 5वां, 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित होना। जैसे ही 20 से 25वें दिन, तो 20वें 25 दिन जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद यह अंडाणु क्या करेगा, गर्भाशय में रोपित हो जाएगा या स्थानांतरित, जैसे फैलोपियन नलिका से निकल कर कहाँ पहुँच जाएगा, गर्भाशय में पहुँच जाएगा, यहाँ पे आके रोपित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 26 से 28वें दिन,
जब निषेचन नहीं हो पाता है, निषेचन न होने पर 26 से 28वें दिन कार्पस ल्यूट्रियम का नष्ट होना तथा नए आवृत चक्र का प्रारंभ होना। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और 26 से 28 दिन में ये यहाँ पर जैसे ही हमारा 20 से 25वें दिन गर्भाशय में आ जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तब क्या करता है ये 26 से 28वें दिन गर्भाशय की दीवारें टूट जाती हैं और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तब यह उसके साथ बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी क्या होती हैं, प्रमुख घटनाएँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नंबर एक पे लिखेंगे 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है। नंबर 2, 5 से 13 दिन तक अंडाशय में फैलोपियन का परिपक्वन, फैलोपियन नहीं लिखेंगे, अंडाशय में फॉलिकल लिखेंगे, फॉलिकल का परिपक्वन तथा गर्भाशय में जो हमारा गर्भाशय होता है उसमें नई एंडोमेट्रियम का निर्माण तथा मरम्मत होती है। ठीक है, जो गर्भाशय की दीवार होती हैं वो क्या करती हैं, नई बन के आती हैं। कौन से, 13 से 5वें दिन, 5 से 13वें दिन, मैंने उल्टा बोल दिया। उसके बाद है पॉइंट नंबर अगला, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। जो हमारा 14वां दिन होता है वो उस टाइम पे क्या होता है, 14वें दिन हमारे अंडाशय से अंडाणु निकल कर फैलोपियन नलिका में आ जाता है और 15 से 16वें दिन तक कार्पस ल्यूट्रियम का निर्माण तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, अगर वह अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाएगा तो निषेचन हो जाएगा और कार्पस ल्यूट्रियम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। जो निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय तक पहुंच जाता है। ठीक है, गर्भाशय तक पहुंच जाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट, निषेचन न होने पर 26 से 28वें दिन कार्पस ल्यूट्रियम का नष्ट होना। ठीक है, जो कार्पस ल्यूट्रियम होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है तथा नए आवृत चक्र का प्रारंभ होना। जो हमारा आवृत चक्र होता है, जो ऋतुस्राव होता है उस टाइम में क्या होता है, द्वारा से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे रजोदर्शन के बारे में। रजोदर्शन क्या होता है, आइए जानते हैं हम रजोदर्शन के बारे में। जब किसी गर्ल्स में, ठीक है, पहली बार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है या स्टार्ट होती है या ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जब पहली बार मासिक चक्र आता है या कहें तो मासिक चक्र प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो वो किसी गर्ल्स में पहली बार होता है, तो वही प्रक्रिया हमारी कहलाती है रजोदर्शन। ठीक है, और जब आखिरी बार होता है, लास्ट बार होता है, उसके बाद नहीं होगा, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रजोन वृत्ति। स्टार्ट होने को रजोदर्शन और ख़त्म होने को रजोन वृत्ति। ठीक है, स्टार्ट होती है तो रजोदर्शन कहलाता है और ख़त्म होती है तो हमारी रजोन वृत्ति कहलाती है। क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रजोदर्शन में लिखेंगे हम, लिखिए, इसमें लिखेंगे किसी कन्या के जीवन काल में प्रथम बार रजोदर्शन या ऋतुस्राव होने को रजोदर्शन कहते हैं। यह 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। अब लिखेंगे रजोन वृत्ति में, स्त्री में स्थायी रूप से आवृत चक्रों के रुकने को रजोन वृत्ति कहते हैं। आवृत चक्र सामान्य रूप से 45 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा रजोदर्शन किसे कहते हैं और रजोन वृत्ति किसे
कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मादा में होता है वो यौवन सॉरी, जो हमारे मादा होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें मासिक चक्र कैसे होता है वो पढ़ा था। और ऋतुस्राव की प्रमुख घटनाएं पढ़ा था। उसके बाद सगर्भता जो उसके बाद हमने पढ़ा था रजोदर्शन, और उसके बाद पढ़ा था हमने रजोन वृत्ति। इसके बाद हम पढ़ेंगे सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं इस वीडियो में कि ये क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसे इस वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, इस जो हमारा यह टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर कई लड़कों के मेरे पास कमेंट भी आए थे। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में समझाइए। तो आइए आज मैं बहुत अच्छे से और डीपली से समझाता हूँ। यह है हमारा सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, तो इसमें ना हम पहले 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो नंबर 1 पे लिखेंगे हम, इसमें नंबर 1 पे लिखेंगे ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है। इतना सब मैंने पहले बताया था आपको। अंडोत्सर्ग कब होता है? 14वें दिन के आसपास, जो मैंने अभी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे हम, पॉइंट नंबर 2। कौन से दिन होता है? 14वें दिन। ठीक है, क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। और उसके बाद हमें हमारा अगला पॉइंट 24 से 72 घंटे तक सक्रिय रहता है क्या? अंडाणु, जो हमारा अंडाणु होता है 24 से 72 घंटे तक क्या होता है? वह सक्रिय रहता है, मतलब जिंदा रहता है, सक्रिय रहता है। और पॉइंट नंबर अगला, एक बार स्खलन में 20 करोड़, जो एक बार स्खलन होता है उसमें क्या होता है? 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे एक बार स्खलन करने पर 20 करोड़ शुक्राणु रिलीज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शुक्राणु। और ऐसा माना जाता है कि अगर इन 20 करोड़ जो शुक्राणु रिलीज होते हैं, अगर वो 6 करोड़ से कम हुए, कितने? 6 करोड़ से कम हुए, तब वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगे? फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 पूरा लिख लिया आपने? अगर लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इसे। एक बार स्खलन में 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ऐसा देखा गया है कि एक स्खलन में 6 करोड़ से कम शुक्राणु होने पर निषेचन नहीं हो पाता है। तो यह थी इसकी प्रक्रिया। आइए जानते से ये कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था, जो अंडोत्सर्ग होता है वो 14वें दिन होता है, मतलब जो 14वां दिन है हमारा, उस टाइम पे अंडोत्सर्ग होगा। और उसी टाइम पे क्या हो जाए? अंडाणु के पास हमारा शुक्राणु आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? हमारा शुक्राणु आ जाए, तब उन दोनों में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा।
और युगमनज बनने के बाद वह क्या होगा, गर्भाशय में चला जाएगा, गर्भाशय में रोपित हो जाएगा, गर्भाशय में रोपित होने के बाद वह शिशु में परिवर्तन हो जाएगा, शिशु में परिवर्तित होने के बाद उसमें वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद में वह एक बच्चे का निर्माण कर लेगा या बच्चा बन जाएगा। ठीक है। लाइट प्रॉब्लम होने की वजह से आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसकी अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है, गर्भधारण करने का सही तरीका। उस वाली वीडियो को जाके अच्छे से देखें, उसमें इससे भी अच्छे से डीपली से समझाया गया है। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।